शंख भस्म, उसके बारे में मैं बताने के लिए आया हूँ। शंख भस्म आप लोग को पता है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स लोग इसका प्रयोग करते ही करते हैं। तो शंख भस्म जो है ना, पहले हम लोग ये आप लोग जानते हैं कि शंख क्या होता है, जिसको काउंच बोलते हैं, शंख बोलते हैं। शंख अपने धन्वंतरी भगवान के भी हाथ में है। शंखम चक्रम जलौकम ऐसा बोला जाता है। तो विष्णु भगवान के हाथ में है, देवी माता के हाथ में है शंख। उसके बाद में धन्वंतरी भगवान के हाथ में है। तो यह जो शंख होता है ना, शंख का जो कार्य होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसका भस्म बना के, उसका शोधन और मारण करके जब हम प्रयोग में करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो शंख भस्म जो रहता है, पहले हम शंख के बारे में जानते हैं। शंख जो रहता है वो दो तरह का रहता है। एक दक्षिणावर्त रहता है और एक वामावर्त रहता है। तो जो दक्षिणावर्त रहता है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी रहता है। और मतलब वह हम लोग पूजा वगैरह करने के लिए भी उसका मतलब राइट साइड में ऐसे घुमा हुआ रहता है। तो वह अपने घर में हम लोग रखते हैं, शंख बजाते हैं। दूसरा बात है कि वामावर्त जो होता है वह भी श्रेष्ठ होता है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिणावर्त का प्रयोग अगर मेडिसिन के लिए किया जाए तो वो ज़्यादा गुणकारी होता है। लेकिन अगर दक्षिणावर्त नहीं मिल रहा है तो वामावर्त का उपयोग, वामावर्त का तो हम लोग पूजा के लिए नहीं कर सकते, घर पे नहीं रखते हैं, तो उसका मेडिसिन के रूप में प्रयोग कर दिया जाता है। अब इसका जो शंख होता है उसका शोधन के लिए ऐसा बताया गया है कि पहले मैं श्लोक बोलता हूँ और उसके बाद में मैं उसका मीनिंग बताता हूँ। तो रस चंडांशु में शोधन और मारण जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और आरोग्य प्रकाश में और दूसरे ग्रंथों में थोड़ा डिफरेंट है। तो रस चंडांशु में क्या बताया वो पहले मैं श्लोक बोलता हूँ और उसके बाद में मैं इसका औषधीय गुणधर्म बताता हूँ। तो ऐसा बताते हैं, शंख के बारे में बताते हैं। तो शंख के बारे में ऐसा बताया है कि द्विधा सत दक्षिणावर्तो वामवर्तो शुभेत्तरः अशुद्धो गुणदो नैव शुद्धस्य स गुणप्रदः। इसका मतलब यह है कि दो तरह के शंख होते हैं, एक दक्षिणावर्त होते हैं, दूसरा वामावर्त होते हैं। तो अगर वह अशुद्ध रहे तो उसका कोई उपयोग नहीं रहता है, और जब शुद्ध कर दिया गया तो उसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और शुद्धि और पवित्रता में दक्षिणावर्त को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसके बाद में इसका शोधन विधि बताया है रस चंडांशु नाम का पुस्तक में कि अम्ल सा कांजिकैश्चैव दोला स्विन्ह स शुद्धति। मतलब अम्ल रसात्मक द्रव्य जो है या कांजी है, उसमें अगर दोला यंत्र में डालकर 3 प्रहर तक हमने अगर उसका स्वेदन कराया, आप लोगों को पता है पारद की जैसे शुद्धि कराई जाती है उसी तरह से स्वेदन कराया गया, तो फिर ना ये शंख जो है वो शुद्ध हो जाता है। उसके बाद में इसका जो मारण है, मतलब इसका भस्म कैसे बनाना है, तो ऐसा श्लोक में बताया कि वहनो प्रोफुल्यत किंवा सम्यक लघु पुटे पचेत कुंजत वा जायते भस्म सर्व योगेशु योजेत। इसका मतलब यह है कि शंख के टुकड़े कर देना है। जब जो शुद्ध हुआ, जो मतलब दोला यंत्र से हमने अम्ल रसात्मक द्रव्य या कांजी से शुद्ध किया हुआ जो स्वेदन करके जो शंख मिला है उसको कूट देना है, और कूट के छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं। और उसमें क्या करना है कि फिर दूसरे आरोग्य प्रकाश जैसे ग्रंथ है उसमें बोलते हैं कि जो कुमारी होती है गवार पाठा, उसका जो गुदा होता है उसके साथ मिक्स करके और फिर उसको मिट्टी के मटके में डाल के मुल्तानी मिट्टी से मात का पड़ करके और फिर ना पुट देना है, लघु पुट देना है। और फिर उसके बाद में वो भस्म बन जाती है। अगर नहीं भस्म बनी है तो नींबू सोरस का डाल के उसमें मिक्स करके और फिर से पुट दे देना है, तो फिर वो भस्म बन जाती है। इसमें बताया रस चंडांशु में कि केवल अग्नि में डालकर और उसको नॉर्मल पुट दे देना है। लेकिन अगर हमने नींबू के रस में अगर दिया तो वो ज़्यादा फायदा करता है। दूसरा है कि वृद्ध वैद्य लोगों ने ऐसा बताया है कि इसमें ना नींबू के रस में शंख का ना 24 घंटे तक टुकड़े रखना है, उसमें पानी से धो के स्वच्छ कर देना है और उसके बाद में धूप में सुखा देना है। फिर उसके बाद में क्या करना है कि एक मटके में डालना है और मटके में मुल्तानी मिट्टी से ऐसे पुट देके फिर गजपुट देना है। गजपुट देने के बाद फिर उसको निकाल देना है और ऐसे ये करना है, मर्दन करना है। मर्दन करने के बाद फिर जो ये कुमारी होता है, कुमारी का रस निकाल के उसके साथ मिक्स करना है और उसके बाद में फिर गजपुट देना है। फिर गजपुट देने के बाद फिर इसको खल करना है। फिर उसके बाद में सभी को ना बार बार ऐसे पुट देंगे, पहले मतलब नींबू के रस में फिर कुमारी के रस में, तो एकदम स्वच्छ सफेद रंग का शंख भस्म तैयार हो जाता है। अब ये शंख भस्म है, इसका विशेष गुणधर्म योग रत्नाकर नामक पुस्तक में ऐसा बताया है कि शंख शारो हिमोग्राही ग्रहणारेक नाशनः नेत्र पुष्पहरो वर्ण्यास तारुण्य पिटिका प्रणुत दक्षिणावर्तु शंखस्तु त्रितोषग्न शुचिर निधि
ग्रहा लक्ष्मी क्षय स्वेड़ मक्तिक्षा शयाशमी। इसका मतलब यह है कि जो शंख भस्म होता है जो सफेद रंग का होता है, एकदम एकदम स्वच्छ और सफेद रंग का एक पाउडर टाइप बनता है। इसमें ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट ऐसा रहता है और इसमें थोड़ा फास्फोरस की भी मात्रा रहती है। तो यह जो रहता है कैल्शियम कार्बोनेट, यह क्षारीय होता है, क्षार द्रव्य होता है और अल्कली होता है। और दूसरा बात है कि इसको सेवन कहाँ कराना चाहिए, जहां पर पक्वाती सार हो रहा है, ग्रहणी रोग है, यकृत और प्लीहा के रोग हैं, या फिर अजीर्ण है, फिर पक्वाती सार है। ऐसे अवस्थाओं में इसका प्रयोग करना है। जब लूज मोशन बहुत ज्यादा हो रहा है, लूज मोशन ज्यादा हो रहा है ना, तो हमें क्या है कि पार्थिव द्रव्य से उसको रोकना है और क्षार का प्रयोग करना है कि वो शालन कार्य हो जाए। और दूसरा क्या है कि लूज मोशन रुक जाए, ग्राही द्रव्य चाहिए, तो उसमें शंख भस्म का प्रयोग करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। दूसरा बात है कि जहां पर भी कैल्शियम की कमी हो जाती है और फास्फोरस की कमी होती है, तो शंख भस्म अगर दिया जाए, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस की एक कंडीशन है, या बच्चों के दांत टूट रहे होते हैं, क्रैक्स आ रहे होते हैं, जहां पर भी बोन्स में पेन हो रहा होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम में जॉइंट्स में पेन हो रहा होता है, या फिर संधिवात होता है जहां पे संधियां जो रहती हैं, हड्डियां घिस रही होती हैं, संधियां वीक हो रही हैं, मतलब जहां पर भी कैल्शियम की जरूरत है, बोन्स में कैल्शियम की जरूरत है, तो वहां पर हमें शंख भस्म देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसी को शंख भस्म को शंख क्षार भी कहते हैं। उसके बाद में ऐसा बताया है कि ये जो भी मैं बता रहा हूँ अपने सर के जो फॉर्मूला बुक है पीडीएफ, उससे मैं बता रहा हूँ, इसका उपयोग आप लोगों को सबको होने वाला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यह ना अतिसार में, विशेषतः पक्वाती सार, आमाती सार में तो हमें यह करना है, उसका उपेक्षा करनी है, आम निकल जाए इसलिए उपेक्षा करनी है। जब पक्वाती सार होता है, मतलब वो जो भी जो अतिसार में द्रव्य निकल रहे हैं वो मैदा की तरह निकल रहे हैं, उसमें आम संचित नहीं है, पक्वाती सार है, तब वहां पर जायफल, टंकनसार और अहीफेन और ये शंख भस्म, इसका अगर उपयोग किया जाए तो वो क्या होता है, ग्राही होता है और अतिसार को ठीक करता है, और पक्वाती सार का जो भी इन्फेक्शन हुआ है वह सबको ठीक कर देता है। दूसरा क्या है कि शंखोदर भी बोलते हैं इसको, अगर शंख के पानी में मिक्स करके अगर वो पिलाया जाए ना, मतलब शंख भस्म ले लीजिए और थोड़ा सा पानी में घोल के चीनी डाल के और वो पीने के लिए दीजिए, तो उसको शंखोदर बोलते हैं। तो उससे ना बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। दूसरा है कि ग्रहणी रोग जो रहता है, पित्तज ग्रहणी जैसे कंडीशन रहती है जिसमें बार बार लूज मोशन हो रहा है और वो भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, मोर बुद्धम मोर द्रवम, मतलब थोड़ा टाइट हो रहा है और थोड़ा लूज मोशन जैसा हो रहा है, तो उसमें अगर हमने शंख भस्म 3 महीने कंटिन्यू दिया तो ग्रहणी के रोग में, पित्तज ग्रहणी में खासकर बहुत ज्यादा फायदा होता है। कफज ग्रहणी में भी फायदा होगा, लेकिन कफज ग्रहणी में हमें मधु के साथ देना होगा, और वातज ग्रहणी में घृत के साथ देना होगा या तेल के साथ देना होगा। घृत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, स्नेह के साथ अगर दिया जाए या मक्खन के साथ या दूध की मलाई के साथ दिया जाए तो वातज ग्रहणी में बहुत ज्यादा फायदा करेगा। पित्तज ग्रहणी में अगर हमने दाढ़ीमा विलेय के साथ दिया, या फिर गुलकंद के साथ दिया, या फिर हमने दाढ़ीमादी घृत के साथ दिया, या पंचतिक्त घृत के साथ दिया, महातिक्त घृत के साथ दिया, बहुत अच्छा फायदा होता है। अनुपान बदल बदल के अगर इसको ग्रहणी रोग में दिया तो शंख भस्म का बहुत ज्यादा उपयोग पड़ता है। अगर ना किसी को हाइपर एसिडिटी हो रही है, तो एसिडिटी हो रही है, मतलब अम्लता बहुत ज्यादा बढ़ गई है पित्त की, तो उसमें शंख भस्म को अगर हमने गुलकंद के साथ सेवन कराया या दूध के साथ सेवन कराया, तो ये अल्कली है। एसिड और अल्कली क्या होता है, न्यूट्रलाइज होके फिर लवण बनता है, या वो मधुर रस का वो न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए शंख भस्म का प्रयोग जो है वह हाइपर एसिडिटी में करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर ना पेट में दर्द हो रहा है और शूल होके बार बार वहां पे कोई इन्फेक्शन हो गया है और अम्लता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पेट में दर्द हो रहा है, उदर शूल की अवस्था में लूज मोशन भी हो रहा है या पेट फूला हुआ है, तो ऐसे पेट दर्द में अगर शंख भस्म का प्रयोग किया जाए बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। दूसरा है कि पित्त जन्य कोष्ठशूल रहता है, मतलब पित्त का उष्णता, तीक्ष्णता और द्रवता से वह पित्त बढ़ा हुआ है, तो ऐसे कोष्ठशूल में मतलब वहां पे हाइपर एसिडिटी है, अम्ल अवस्था पाक जो है वह विकृत हुआ है और विदग्धा जीर्ण हुआ है। मतलब पहला वाला जो रहता है मधुर अवस्था पाक अगर विकृत हुआ तो आमा जीर्ण होता है, फिर दूसरा वाला होता है तो विदग्धा जीर्ण होता है, कटु अवस्था पर अगर विकृत हुआ तो विष्टब्धा जीर्ण होता है। तो यहाँ पर जो कंडीशन बताया जा रहा है पित्त जन्य कोष्ठशूल, उसमें विदग्धा जीर्ण हुआ है,
पित्त जो है अम्ल अवस्था पर विकृत हुआ है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो उसमें अगर हमने शंख भस्म दिया तो पित्त को ना न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो रहता है वो अल्कली रहता है। शंख भस्म उसके लिए सब अच्छा है। कपर्दिका भस्म और शंख भस्म दोनों अगर देखा जाए तो कपर्दिका भस्म और शंख भस्म में शंख भस्म ज्यादा अच्छा रहता है। वो ज्यादा मतलब सौम्य भी रहता है और ज्यादा इफेक्टिव रहता है, अच्छा रिजल्ट देता है। तो आप लोग शंख भस्म का प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा पित्त जन्य अतिसार है, मतलब लूज मोशन हो रहा है, उसमें पित्त के सारे सिम्टम दिख रहे हैं, दाहपाक, ज्वर, भ्रम, ऐसे लक्षण आ रहे हैं, तो पित्त जन्य अतिसार में भी अगर शंख भस्म का प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर कफ पित्त जन्य कोष्ठशूल है, का भी अनुबंध है और पित्त का भी अनुबंध है, और उसमें पेट में दर्द हो रहा है, तो उसमें अगर अनुपान को बदल बदल के, जैसे कफ शामक भी अगर दे दिया और पित्त शामक भी दिया, इस तरह का अगर योजना करके अगर हमने दिया, तो वह क्या करेगा कि कफ पित्त जन्य, जैसे तिक्त रसात्मक द्रव्य देना है कफ पित्त में, मतलब कफ को भी शमन करने वाला तिक्त रस अच्छा रहता है, तिक्त कटु कषाय। तो तिक्त रस ऐसा चूज करिए, जैसे आपने चंदन दे दिया, तो वो पित्त में भी काम करता है, कफ में भी काम करता है। फिर उसके बाद में आपने किरात तिक्त दे दिया, या फिर गुडुचि दे दिया, गुडुचि के स्वरस या अमृता सत्व के साथ दे दिया। ऐसे कफ और पित्त दोनों पे काम करने वाले अमृता सत्व के साथ अगर शंख भस्म में दे दिया, बहुत अच्छा फायदा होता है। और हमारे सर जी का एक फॉर्मूला ही है, रजत फॉर्मूला, उसमें क्या है कि शंख भस्म, अमृता सत्व, रौप्य, ऐसी दवाइयां जो वंध्यत्व में भी काम करती है। तो उसका यही विचार है कि पित्त का शमन करना है। कभी कभी पेट में हवा घुस के और बहुत ज्यादा पेट फूलने जैसा होता है, जिसको हम आधमान बोलते हैं, या फिर वेगावरोध अगर कर लिया तो उदावर्त जैसे कंडीशन आ जाते हैं, तो वायु जो रहती है वो ना अटक जाती है। तो वहां पर भी ऐसा अगर हमने अनुलोमन द्रव्यों के साथ शंख भस्म का प्रयोग किया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अनुलोमन द्रव्य में हरितकी दे सकते हैं, त्रिफला दे सकते हैं, त्रिवित लेहम दे सकते हैं, एरंड चूर्ण, गंधर्व हरितकी, अभ्याधि मोदक, ऐसे कोई अनुलोमन करने वाली द्रव्यों के साथ शंख भस्म देने से जो भी शूल है, आधमान, ये सब ठीक होता है। या फिर आप तकरारिष्ट के साथ दे दीजिए या तक्र के साथ दे दीजिए, घृत पान कराइए, तो फिर यह पित्तजन्य कोष्ठशूल है या उदर शूल है, वह सब ठीक हो जाता है। फिर खाना बहुत सारे बार पचता नहीं है, खाना खा लेते हैं, भूख लगती है लेकिन पचता नहीं है, या उसकी वजह से उदर शूल होता है या पक्वाशय में शूल होने लगता है। ऐसे कंडीशन में अगर शंख भस्म को घी के साथ दिया जाए या नींबू के शरबत के साथ दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर कभी कभी क्या होता है, रस शेषाजीर्ण, पहले का खाना पचा नहीं है और फिर से खा लिया जाता है, तो पहले का खाना जो रहता है वो अपच होता है और बहुत ऐसे सड़ा हुआ, जला हुआ, ऐसा ढकार आती है, ऐसा लगता है कच्चा कच्चा ढकार आ रही होती है, और जब भी ढका रहते हैं तो मन खराब हो जाता है, इसको रस शेषाजीर्ण बोलते हैं। तो उसमें, और ये अगर क्रॉनिक अवस्था में है कि खाना पचता नहीं है ठीक से, तो उसमें शंख भस्म का प्रयोग करेंगे ना, तो यह क्या होता है, दीपन पाचन भी होता है और क्षार भी होता है, तो सारे दोषों को निकाल देता है, संघात को दूर करता है। शंख भस्म का प्रयोग जो है वो यकृत के रोग और प्लीहा के रोगों में बहुत अच्छा होता है, जैसे हिपैटोमेगैली हुआ, स्प्लिनोमेगैली हुआ, और वहां पर कोई भी अवरोधात्मक संप्राप्ति है तो उसका अवरोध को दूर करने के लिए शंख भस्म का प्रयोग किया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। हिपैटोमेगैली, स्प्लिनोमेगैली में आप लोग भी प्रयोग करके देखिए। हिपैटोमेगैली में आप इसको काल मेघ के चूर्ण के साथ या कुटकी चूर्ण या आरोग्य वर्धिनी वटी के साथ दे दीजिए। प्लीहा वृद्धि अगर है तो रोहित का रिष्ट के साथ दे दीजिए या रोहितक घृत के साथ दे दीजिए। अनुपान के साथ देंगे ना तो बहुत अच्छा फायदा होता है। साथ में कोई विरेचन करने वाली दवाइयां जैसे त्रिवित लेहम दे सकते हैं, मणिभद्र लेहम, मिश्रक स्नेहम, इच्छा विधि रस, अश्वकंचुकी, नाराज रस या सोनामुखी चूर्ण, कोई भी विरेचक द्रव्य के साथ अगर शंख भस्म दिया जाए तो हिपैटोमेगैली या स्प्लिनोमेगैली ये कंडीशन ठीक हो जाती है। और दूसरे क्षार जो है, जैसे कपर्दिका का क्षार है, कपर्दिका का भस्म है, फिर दूसरे दूसरे जो क्षार है, जैसे प्रवाल का क्षार है, फिर मोती का क्षार है, इन सब से देखा जाए, कंपैरेटिव स्टडी किया जाए तो शंख भस्म का क्षारीयता जो रहती है वो कम रहती है, तो बॉडी को वो कम नुकसान देती है, सेफ रहती है। कभी कभी काला जतिसार होता है, मतलब कोई सीजनल चेंज हुआ और उसकी वजह से लूज मोशन हो रहा है, छोटे बच्चों में भी यह बहुत ज्यादा पाया जाता है, या विसूचिका होता है, या फिर कॉलरा होता है जो जंतुजन्य अमीबियासिस जो बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत बार बार लूज मोशन हो रहे होते हैं, तो उसमें वॉमिटिंग भी हो रही होती है, तो वॉमिटिंग को भी दूर करने के लिए शंख भस्म अगर दिया जाए और कॉलरा के लिए भी दिया जाए, डिसेंट्री के लिए भी दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसके बाद में आंखों में कभी कभी क्या होता है कि पुष्प आते हैं, जिसको नेत्र पुष्प बोलते हैं, एक ऐसा जख्म हो जाता है आईज में,
तो उसमें रोपण करने के लिए इंटरनली अगर शंख भस्म को एक एक रत्ती, 1 से 3 गुंजा तक मात्रा बताइए, एक एक रत्ती भी अगर दिया जाए या 3 रत्ती तक दिया जाए, 725 mgm तक दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तरुण पुरुष रहते हैं या स्त्रियां रहती हैं, उनको पिंपल्स आ रहे होते हैं, तो उसमें पित्त जो रहता, पित्त का प्रकोप हुआ रहता है बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और जो यहाँ पे स्किन पे सेबेशियस ग्लैंड्स है, वहां से कोई सिक्रीशन निकलता है और धूल का कण जाके फिर वहां पे पिंपल्स आ जाते हैं। कभी कभी प्री मेनोपॉजल सिम्टम के रूप में भी तारुण्य पिटिका या पिंपल्स आ जाते हैं। ऐसे सारे कंडीशन में अगर शंख भस्म को दिया जाए कोई अनुलोमक द्रव्य के साथ, तो क्या करता है कि वो पिंपल्स का जो इन्फेक्शन है वो ठीक कर देगा, और दूसरा रक्त की शुद्धि करेगा, और क्षार है तो शालन कार्य करेगा। तो इसलिए ना इसका प्रयोग बहुत अच्छा होता है। दूसरा क्या होता है कि ये जो अतिसार का दूर करने का प्रॉब्लम ये ठीक करता है। तो इसीलिए ना पक्वाती सार में अगर हमने दिया जाए या शोकातिसार में दिया जाए, कोई भी अतिसार जो हो रहा है जिसमें पित्त बहुत ज्यादा निकल रहा है और लूज मोशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, शंख भस्म देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये मेन किस पे काम करता है, तो पित्त दोष पे। अब ये क्षार होके भी पित्त दोष पे काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि दीपन पाचन कर रहा है, आम का पचन कर रहा है, ये पित्त को बढ़ा नहीं रहा, पित्त का शमन कर रहा है, द्रव गुण जो है उसको सुखा रहा है, क्योंकि ये पार्थिव द्रव्य है और तेज महाभूत प्रधान द्रव्य है। तो ये क्या करता है, जैसे कहीं पर भी पानी पानी बहुत ज्यादा है तो वहां पर हमने पार्थिव द्रव्य डाल दिया तो वो सुखा लेता है। उसी तरह से शंख भस्म डाल दिया, अगर लूज मोशन वगैरह हो रहा है, अतिसरण हो रहा है, तो यह दीपन पाचन करके बल देता है, इंटेस्टाइन्स को बल देता है, उनके मतलब जो इंटेस्टाइनल वॉल्स है उसको बल देता है, उसलिए काम करता है। फिर दुष्य अगर देखेंगे तो रस धातु पे काम करता है, रक्त धातु पे काम करता है, सबसे मेन अस्थि धातु पे काम करता है। स्थान देखेंगे तो यकृत यहाँ पे काम करता है, उंडुक ग्रहणी पक्वाशय ये सब पे काम करता है, पंचनेंद्रिय नेत्र में काम करता है, मुख में काम करता है। अब जिसको ना मुंह पे छाले आ गए हैं बार बार, ओरल अल्सर जो बोलते हैं, माउथ अल्सर, उसमें अगर दिया जाता है ना शंख भस्म, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। अब शंख भस्म शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध अगर शंख भस्म देंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है। अब शंख भस्म जो रहता है वह हमारे जो गुरुजी लोग हैं वो 1 से 3 रत्ती देते हैं, लेकिन जो मार्केट में मिलता है वो अच्छा नहीं रहता, उतना उतना हाई पोटेंसी का नहीं रहता। तो 4 से 8 रत्ती तक भी अगर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। फिर शंख भस्म को अनुपान क्या है, तो नींबू का रस के साथ दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्षार है तो उसको ना क्षारीयता से कोई साइड इफेक्ट ना हो, इसलिए नींबू का रस दिया जाए तो वो उसको बैलेंस कर देता है। फिर मिश्री के साथ दे सकते हैं, आंवला के रस के साथ दे सकते हैं, गर्म पानी के साथ। अजीर्ण में क्या कर सकते हैं, गर्म पानी के साथ देना चाहिए, या फिर पित्त का ज्यादा प्रकोप है तो बेल के मुरब्बा के साथ दे दीजिए। या श्वास का जैसी बीमारियां हैं, छोटे बच्चों को ब्रोंकोन्यूमोनाइटिस वगैरह हुआ है, कफ का शरण करना है, वहां पे कफ निकालना है, तो वहां पर क्षार का प्रयोग करने से फायदा होता है। तो कर्कट श्रृंगी और पिपली का चूर्ण उसके साथ 2 2 रत्ती में देने से फायदा होता है। या हिक्का रोग भी जो है, जो आमाशय समुद्भव है, उसमें भी देने से फायदा होता है। कल हमारे गुरुजी ने बहुत 2 कॉन्सेप्ट इतना अच्छा बताया जो सुन के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हम फुफ्फुस का विकार होता है, तो जैसे तालाब होता है, तालाब में बहुत ज्यादा पानी भर गया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जहां पर पानी है उसको सुखाने का कोशिश करते हैं, ये नहीं कि जो उसका जो तालाब का दीवार है उस पे काम करेंगे। उसी तरह से जो फुफ्फुस में अगर प्लूरेसी हो गया, फुफ्फुस में अगर पानी हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, ये सब हो गया, तो हम लोग कफ कहाँ बन रहा है, तो आमाशय में बन रहा है, क्लेदक कफ ज्यादा बन रहा है और वही फुफ्फुस में जाके जमा होकर डैमेज कर रहा है, तो हम लोग आमाशय पे दीपन पाचन कार्य करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर हम जब शंख भस्म का प्रयोग करेंगे तो वह आमाशय को बल देगा, क्लेदक कफ का सिक्रीशन है जो द्रव गुण से बढ़ा हुआ है उसको बैलेंस कर देगा। इसलिए ना यहाँ पर शंख भस्म देने से ब्रोंकोनिमाइटिस या निमोनिया या ब्रोंकोनिमोनिया में बहुत ज्यादा फायदा करता है। दूसरा, हमारे सर जी ने यह बताया था कि फंगल इन्फेक्शन होता है, तो क्या होता है कि मल मूत्र ये सब निकल नहीं पा रहे, तो क्या होता है कि बॉडी जो रहती है वो किसी न किसी तरह से अपना रास्ता बना के और स्किन के द्वारा कुछ निकालने का कोशिश करती है, मतलब अपना स्रोत खुद ढूंढ लेती है। तो क्यों ना हम मल मूत्र को और उल्टी से ये सबको निकाल दें, अपना रास्ता खोल दें, तो अपने आप वो ठीक हो जाता है। यह कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए क्या है ना कि
स्किन डिसऑर्डर में भी अगर अनुलोमन द्रव्यों के साथ में शमन के रूप में अगर हमने शंख भस्म दिया तो यह न फंगल इन्फेक्शन वगैरह में, स्किन डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा काम करता है। जहां पर भी इसका प्रयोग करना जरूरी है, युक्ति पूर्वक इसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर इसका प्रयोग जो है संग्रहणी जो रहती है, ग्रहणी के आगे की अवस्था जो रहती है संग्रहणी, उसमें जो श्लेष्मल कला होती है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है, उसमें अगर संग्रहणी में अगर शंख भस्म को दिया जाए बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर पेट में दर्द हो रहा है, उदर शूल हो रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा करती है। फिर ये तारुण्य पिटिका मतलब पिंपल्स में जो तारुण्य पिटिका बोलते हैं, युवान पिटिका, उसमें बहुत ज्यादा फायदा करती है। फिर उसके बाद में यकृत के रोग, प्लीहा के रोग, और फिर गुल्म रोग, गुल्म में क्या होता है कि अवरोधात्मक संप्राप्ति रहती है वायु की वजह से, तो उसके वजह से गुल्म में हवा निकल नहीं पाती है और पेरिटोनियम और स्किन में हवा अटकी हुई रहती है, उसमें बहुत ज्यादा फायदा करता है। फिर अजीर्ण रोग में, मंदाग्नि में अच्छा काम करता है। पेट में अफरा हो रहा है, बहुत ज्यादा आधमान हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा फायदा करता है। इसमें ना कैल्शियम की मात्रा बहुत रहती है, तो जहां पर भी ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, कैल्शियम की कमी की वजह से घुटने दर्द हो रहे हैं, कमर दर्द हो रहा है, चलने को नहीं आ रहा है, या दांत टूट रहे हैं, दांतों में क्रैक्स आ रहे हैं, पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम है, उसमें अगर शंख भस्म दिया जाए बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर अग्नि मंद है तो छोटे बच्चों को अगर शंख भस्म दिया, शहद के साथ दिया, तो उनका अग्नि प्रदीप्त हो जाता है। फिर ब्रोंको निमोनिया होता है जिसमें सांस बहुत ज्यादा फूलती है और लूज मोशन की बीमारी है, तो श्रृंग भस्म के साथ, बारहसिंगा का जो श्रृंग होता है, बारहसिंगा के श्रृंग भस्म के साथ अगर देंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। दूसरा है कि जो चीज न, कपर्दिका भस्म भी कैल्शियम कार्बोनेट है और शंख भस्म भी कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन जो शंख भस्म का क्वालिटी है प्रभाव से वह ज्यादा अच्छा रहता है, केमिकली ये ज्यादा स्ट्रांग रहता है, तो इसीलिए इसका प्रयोग कपर्दिका भस्म के अपेक्षा इसका ज्यादा अच्छा उपयोग रहता है और रिजल्ट भी आता है। यह ना स्तंभक कारक है, मतलब लूज मोशन को कंट्रोल कर देता है, पक्वाती सार में बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए इसको क्या करना है कि टंकन सार लेना है 2 रत्ती, अफीम लेना है चौथा 1/4 रत्ती लेना है, जायफल का चूर्ण लेना है 1 रत्ती, और शंख भस्म को 4 रत्ती। जो भी जो भी ग्राही द्रव्य है, जैसे टंकन सार भी ग्राही है, फिर अफीम भी है, फिर जायफल का चूर्ण भी है, और शंख भस्म, इन सबको मिक्स करके अगर पकवाती सार में दिया जाए तो तुरंत ही फायदा होता है। और इसको शंखोदर कहते हैं। इसको या तो पानी में घोल दीजिए, केवल शंख भस्म लीजिए, या फिर ये 4 चीज को, जैसे टंकन सार ले लिया, अफीम ले लिया, फिर उसके बाद में शंख भस्म ले लिया, उसके बाद में जायफल का चूर्ण ले लिया, इन सबको मिला के वैद्य लोग शंखोदर नाम का ये द्रव्य बनाते हैं और वह पानी में घोल के पिला देते हैं, या शहद के साथ दे देते हैं, या नींबू के रस के साथ दे देते हैं, तो इसको शंखोदर बोला जाता है। ग्रहणी रोग जिसमें मुहरबद्धम मुहरद्रवम मल प्रवृत्ति हो रही है, बार बार दस्त आ रहे हैं और कभी वो क्लियर नहीं हो रहा है, और दर्द भी हो रहा है, पेन भी हो रहा है, और ऐसा पतला पतला जलन वाला लूज मोशन हो रहा है, ऐसे ग्रहण, उसमें अगर हमने शंख भस्म दिया ग्राही औषधि के रूप में तो बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा ये आम पाचन करता है, आम का संघात जो है, आम जो रुका हुआ है उसको ठीक कर देता है, स्रोतों को अवरुद्ध जो हुआ है वो सबको खोल देता है, तो इसके बाद इसलिए ना पीड़ा जो रहती है, उदर शूल वगैरह रहता है, वह सब ठीक हो जाता है। इसलिए शंख भस्म का प्रयोग आप लोग करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। कभी कभी पित्त के दूषित होने से हाइपर एसिडिटी हो रही है, या फिर वहां पे जख्म हो गया है, जैसे डिओडिनल अल्सर हो गया या पेप्टिक अल्सर हो गया, जो भी पेप्टिक और डिओडिनल अल्सर है उसमें अगर दूध के साथ शंख भस्म दिया जाए बहुत अच्छा फायदा होता है, वो हील भी करता है। और दूसरा पित्त का जो साइड इफेक्ट हो रहा है, जिससे दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, वह सबको भी ठीक रहता है, दीपन पाचन भी कर देता है। फिर अन्न का अगर परिपाक नहीं हो रहा है, डाइजेशन वीक है, उसमें अगर शंख भस्म दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इससे ना जाठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है और सारी बीमारियां ठीक हो जाती है, तो पेट फूलना, खट्टी डकारे आना, जी मिचलाना, उल्टी होना, ये सारा चीज ठीक कर देता है। दूसरा है कि नींबू के रस के साथ या घृत के साथ अगर दिया जाए तो ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। और पित्त प्रकृति वालों को ऐसे डायरेक्ट शंख भस्म नहीं देना है, उनको हमको मतलब पित्त शामक द्रव्य जैसे गुड़ूची के क्वाथ के साथ, अमृता सत्व के साथ दे दिया, या फिर हमने मुरब्बा के साथ दे दिया, आंवला के मुरब्बा के साथ, आंवला के रस के साथ दे दिया, जो पित्त शामक द्रव्य है उसके साथ देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर दूसरा होता है कि यकृत और प्लीहा बढ़ जाता है, हिपैटोमेगैली हो गया, स्प्लीनोमेगैली हो गया, तो शरीर जो होता है वो पीला हो जाता है, कामला रोग के सारे सिम्टम आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मलावरोध भी रहता है, उसके वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो पित्त का शमन भी करना है और मलावरोध भी ठीक करना है और पीलापन शरीर का वो भी ठीक करना है, कामला रोग को भी ठीक करना है। ये सब में शंख भस्म का प्रयोग अगर रेचक औषधियों के साथ दिया जाए, जैसे आपने इच्छा विधि दे दिया, कटुकादि क्वाथ के साथ दे दिया,
कटु पटोल आदि कषाय के साथ दे दिया, मतलब कैसे भी विरेचन द्रव्यों के साथ त्रिवित लेहम दे दिया, इन सब के साथ अगर हमने यह दे दिया, मतलब शंख भस्म दे दिया, तो कामला रोग की सारी संप्राप्ति को भंग कर देता है। और ऐसा बोला ही कामले ही तो विरेचन नहीं, कामला रोग में विरेचन देना है, उसके साथ में अगर ये दिया तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो उससे क्या होता है, यकृत और प्लीहा जो बढ़ा हुआ है वह एकदम ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। दूसरा है कि अगर अजीर्ण है, मंदाग्नि है, तो 1 से 4 रत्ती शंख भस्म लेना है और नींबू के शरबत के साथ देना है, और या फिर भुनी हुई हींग के साथ देना है, या फिर घृत के साथ देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। और शंख भस्म से ही शंखवटी भी बनता है। आप लोगों को पता है शंखवटी दीपन पाचन में श्रेष्ठ है। तो शंखवटी, महाशंखवटी या महाशंख द्राव, ये बहुत सारी दवाइयां बनती हैं। उसमें शंख भस्म मेन इंग्रेडिएंट रहता है। प्रवाल पंचामृत में भी प्रवाल मुक्ता फल शंख शुक्ति कपर्दिका नाम चाहे समांश भागम, प्रवाल पंचामृत में भी शंख भस्म समान मात्रा में डाला है। तो वह भी अम्लपित्त की बहुत अच्छी दवाई है। तो इसीलिए शंख भस्म का प्रयोग होता है। और जितना भी पेट में दर्द है उसमें काला नमक लीजिए, हींग ले लीजिए, त्रिकटु चूर्ण, शुंठ मरीच पिपली ले लीजिए, तो इनको देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर पक्वाती सार है, संग्रहणी का रोग है, क्रॉनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या ये पेप्टिक अल्सर से क्रॉन्स डिजीज में वो कन्वर्ट हो गया है, क्रॉन्स डिजीज हो गया है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया है, तो ऐसे में बेल के मुरब्बा के साथ अगर आपने शंख भस्म दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो यह मेन किस पे काम करता है, तो यकृत पे, प्लीहा पे, गुल्म में, अजीर्ण रोग में, मंदाग्नि में, अतिसार में, फिर पेचिस रोग जो रहता है कॉलरा टाइप, जिसमें सूचीबद्ध वेदना हो के पेट दर्द हो रहा है, उसमें फायदा करता है। संग्रहणी में काम करता है, अम्लपित्त में, उदर शूल में, ये पेट की जितने भी दवाइयां हैं उसके लिए अमृत तुल्य है, मतलब अमृत के समान गुणकारी है। इसलिए इसका प्रयोग आप लोग अपने प्रैक्टिस में करिए। अभी मैं आप लोग के क्वेश्चन आंसर देख लेता हूं, फिर हम लोग 9:15 बजे आज मिलेंगे इंटरेक्टिव सेशन में। डॉक्टर रजनी शर्मा जी प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियंका जी नमस्ते, प्रणाम। डॉक्टर सोनल पटेल जी प्रणाम आपको। डॉक्टर अर्चना जी प्रणाम आपको। डॉक्टर ठाकुर जी प्रणाम आपको। डॉक्टर राकेश कुमार सर जी प्रणाम आपको। बलविंदर जी नमस्ते सर, प्रणाम सर। डॉक्टर अमन सिंह पटेल जी प्रणाम आपको। सतविंदर शर्मा जी प्रणाम आपको। उसके बाद में माँ आयुर्वेदिक चावड़ा, प्रणाम आपको भी। सुभाष भार्गवा जी पूछ रहे हैं कि शंख भस्म, कपर्दिका भस्म, मुक्ता शुक्ति भस्म और मुक्ता भस्म में अंतर कैसे पहचानेंगे? शक सर, शंख भस्म एकदम सफेद होता है और वो पहचान में आता है। सारा चीज तो समझ में आता है, कपर्दिका भस्म भी पहचान में आता है, मुक्ता शुक्ति भस्म भी, मुक्ता भस्म भी पहचान में आता है। हमारे सर ऐसे बोलते हैं कि जो भी ये प्राणी जो बनाते हैं, जो सुधा कल्प है, उनका भस्म न बना के पिष्टी बनाने से ज्यादा फायदा होता है। अगर हम लोग भस्म बनाते हैं तो उसका जो सौम्यता होती है वो कम हो जाती है। तो वो सर का विचार है और उससे फायदा होता है। मार्केट में लेकिन शंख पिष्टी करके कुछ नहीं मिलता है, शंख भस्म ही मिलता है। ये जो अंतर है ना, वो आप सर अगर देखेंगे ना तो आपको दिख जाएगा। वो टिपिकली शंख भस्म एकदम सफेद रंग का होता है, और ये बाकी कपर्दिका, मुक्ता शुक्ति, इनका कलर जो होता है वो फेंट होता है, उतना अच्छा नहीं होता सफेदी के मामले में। नरेश जी प्रणाम आपको। रश्मि भट्ट जी प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण कुमार जी प्रणाम आपको जी। शंख भस्म को यौवन पीड़िका में यूज करते हैं, आप भी करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। उसके बाद में शंख डोज जो है ना, यह अगर शुद्ध मेथड से बनाया जाए तो 1 से 4 रत्ती, जैसे 125 mgm का एक रत्ती होता है उतना दे दीजिए, या फिर 4 रत्ती, मतलब कितना हो गया, 125 एक रत्ती का हो गया, इंटू 4 कर दीजिए, या मैक्सिमम 8 रत्ती तक इंटू 8 कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में मंजू भाटिया जी पूछ रही हैं, सर प्लीज टेल वॉट्स पर अपामार्क क्षार लगाने तो कैसा रहेगा? अपामार्क क्षार से वॉट्स पे फायदा मुझे तो पता नहीं है, आप लगा के देखिए, मैंने कभी यूज नहीं किया है, मुझे पता नहीं है। रूपा जी पूछ रहे हैं प्रवाल पंचामृत दुग्ध भावित, तो वो ये एक बागेवाड़ीकर की कंपनी है रूपा जी। बागेवाड़ीकर की कंपनी सोलापुर की है, वह दुग्ध भावित है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अर्क शीर जो रहता है ना, जैसे दूध पापेश्वर कंपनी बनाती है या दूसरी कंपनियां बनाती है, वह अर्क दूध भावित रहती है, वो मुंह में लेते ही ना छाले छाले पड़ जाते हैं। और जो ये है बागेवाड़ीकर का कंपनी जो है, यह गोदुग्ध भावित है, अगर आपने 20 गोलियां भी चूसी ना तो जीभ में ऐसे छाले छाले नहीं पड़ेंगे। तो यही थोड़ा डिफरेंस होता है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। कुसुम पांडे जी प्रणाम आपको। शैलेश गुप्ता जी प्रणाम आपको। रूपा जी पूछ रहे हैं कि
गॉल ब्लैडर पॉलीपॉइड लीजन्स में कैसे विचार करें। आपने मुझे ये पूरा हिस्ट्री अच्छे से बताइए तो मैं बताऊंगा। आयुर्वेद का डायग्नोस होना चाहिए अच्छे से। सिद्धार्थ जी नमस्ते प्रणाम आपको। श्रीजा जी पेल्विक कंजेशन ड्यू टू मल्टीपल टॉर्चर्स पेरियूट्राइन वेसल्स में पेशेंट क्या दे। आप मुझे सिम्टम बताइए श्रीजा जी तो मैं अच्छे से आपको बता पाऊंगा। आप ग्रुप में लिख दीजिए मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर हरजीत सिंह जी प्रणाम आपको। सोनल पटेल जी पूछ रही हैं कि पित्त जमने के अनुपान क्या लेना है और मात्रा भी बताइए। मैंने बताया ना 1 से 4 रत्ती तक देना है। और अनुपान अगर देखेंगे तो गुलकंद दे सकते हैं, आंवले का मुरब्बा दे सकते हैं, या ये अमृता सत्व दे सकते हैं, दाढ़िमा वाले, या अनार का जूस के साथ जो पित्त शामक द्रव्य है उसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। प्रियंका जी पूछ रहे हैं कि मुंह में छाले और मुहासे में किस प्रकार यूज करेंगे। मुंह में छाले पड़ते हैं ना, तो जो शंख भस्म रहता है वो अगर हम लेते हैं तो वो उसमें काम करता है, पित्त में काम करता है। कपर्दिका भस्म, कुकुटांग त्वक भस्म और शंख भस्म, तीनों की कैल्शियम में क्या डिफरेंस और कहाँ से यूज करेंगे। देखिए तीनों में ना ये जो रहता है कैल्शियम का जो क्वांटिटी रहता है सब सेम ही रहता है। शंख भस्म में प्रभाव से शंख भस्म ज्यादा अच्छा काम करता है, इसलिए हम लोग शंख भस्म का ज्यादा प्रेफर करते हैं। मुहासे में क्या है कि हम 1 चम्मच शंख भस्म ले लेते हैं, घी के साथ सेवन कराते हैं इंटरनली, और ऊपर लगाने के लिए लोद्र वचा और धनिया उसका लेप लगा देते हैं चेहरे पे। तो जितना भी इन्फेक्शन है वह सब ठीक हो जाता है। मुंह के छाले में हम लोग ना दीपन पाचन द्रव्य देना है कि वो पित्त का शमन करे। तो शंख भस्म जो रहता है ये क्षार होता है। यह क्या करता है, जो पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ है और मुंह में छाले आए, अल्सरेशन हुआ है, उसको ये शमन कर देगा, हील कर देगा। जब पेट में हीलिंग हो जाए उसका इफेक्ट जीभ पे आता है, मुंह में छालों पे आता है, वो ठीक कर देगा। ऐसे ही जो पेप्टिक अल्सर रहता है, डिओडिनल अल्सर रहता है, गैस्ट्रिक अल्सर रहता है, गैस्ट्राइटिस रहता है, ये सारे अल्सरेशन में वह हीलिंग करता है। इसमें इतना गुण रहता है तो ये हील करता है और पित्त का शमन कर देता है, इसलिए इसका प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। चेतन शर्मा जी प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रताप भान सिंह जी प्रणाम आपको। बलराम सिंह जी प्रणाम आपको। सपना जी थैंक यू, आपको भी थैंक यू बहुत ज्यादा मैम। रिंपल जी बीपी में दे सकते हैं, बीपी में अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो रिंपल जी दे सकते हैं, लेकिन बीपी की अलग दवाइयां रहती हैं, हर बीपी के पेशेंट को ये नहीं देना है। सुधा शर्मा जी प्रणाम आपको। प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, हाँ हम देते हैं, प्रवाल पंचामृत देते हैं जिसको वॉमिटिंग हो रही होती है, कैल्शियम की कमी हो रही होती है। तो जो कैल्शियम के प्रोडक्ट्स देते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट जो प्रेगनेंसी में एलोपैथी डॉक्टर देते हैं, उसमें जो रहता है कैल्शियम, वह कैसा रहता है कि वो बॉडी एब्जॉर्ब करती है कभी नहीं करती है। कैल्शियम देना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एसिमुलेट होना चाहिए, उसका मतलब बॉडी एब्जॉर्ब करना चाहिए। आयुर्वेद का जो है शंख भस्म, प्रवाल भस्म, प्रवाल पंचामृत, यह अच्छी तरह से एसिमुलेट हो जाता है क्योंकि हम लोग ये पुट्ट देके बनाते हैं, तो ये ज्यादा फायदा करती है। और जी मिचलाना, उल्टी आना, भूख न लगना, मॉर्निंग सिकनेस होना, जो भी कैल्शियम की जरूरत जहां पर जरूरत है वहां पर प्रेगनेंसी में देने से बहुत फायदा होता है। वृद्ध लोगों में भी देने से कैल्शियम सप्लीमेंट मिलते रहता है। पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम में भी बहुत फायदा होता है। छोटे बच्चों को भी अगर कैल्शियम की कमी हो रही है, मिट्टी खाने की इच्छा हो रही है, तो आप अगर शंख भस्म दे दें या शंख भस्म की गोली दे दें या प्रवाल पंचामृत, तो मिट्टी खाना बंद हो जाता है, कैल्शियम की जरूरत वहां जो कम है वो मिल जाता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए कपर्दिक भस्म मुक्ता शुक्ति कब प्रयोग करें। यह तो आप अवस्था के हिसाब से योगी जी देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, लेकिन शंख भस्म ज्यादा सेफ रहता है। रजनी शर्मा जी बोल रहे हैं कि अगर वमन होने को बार बार मन हो रहा है तो शंख भस्म का उपयोग किस अनुपान से करें। अगर शंख भस्म को आप नींबू शरबत के साथ देंगे ना तो उल्टी और जी मिचलाना पूरी तरह से ठीक हो जाता है। नींबू का जो शिकंजी होता है उसके साथ दीजिए, या फिर आप क्या करिए, आप गुलकंद के साथ दीजिए तो बहुत फायदा होता है। डॉक्टर प्रदीप जी पूछ रहे हैं कि श्वेत प्रदर में शंख भस्म, श्वेत प्रदर में शंख भस्म देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि ये रक्त पित्त सॉरी श्वेत प्रदर में अगर हमने लोद्रासव के साथ दिया, पत्रंगासव के साथ, चंद्र प्रभावटी के साथ दिया, तो श्वेत प्रदर के कारण में एक कारण कफज ग्रहणी भी है, तो ग्रहणी के विकारों को ये ठीक करता है। और श्वेत प्रदर में प्रदर की दवाइयों के साथ देने से क्या करेगा कि वह जो भी इन्फेक्शन हुआ है उसको ये ठीक कर देगा। कैसे करेगा, तो पित्त का शमन करेगा, तो दाह पाक वगैरह जो हो रहा है वह ठीक कर देगा। तो अपने श्वेत प्रदर जो रहता है वो ठीक हो जाता है। युक्ति पूर्वक इनका प्रयोग करना है। गौतम जी नमस्ते प्रणाम। अमन सिंह जी बोल रहे हैं कि
हाँ, गॉल ब्लैडर ऑपरेशन के बाद वात प्रकोपित हो जाता है, तो उसमें शंख भस्म आप दीजिए ना, तो बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर उषा जी, आप आई नहीं है बहुत दिन से, हम आपका वेट करें। आप इंटरेक्टिव सेशन में जरूर रहिएगा। अमन सिंह जी, उनको ना पेट में दर्द हो रहा है ना, तो प्रवाल पंचामृत दे दीजिए, और गुडुचि सत्व तिक्त रसात्मक जो द्रव्य है, गुडुचि का काढ़ा दे दीजिए, गुडुचि का स्वरस दे दीजिए, और शंख भस्म दीजिए। तो ये जो भी स्टिफनेस और दर्द है ना, और तक्र दे दीजिए, तो इससे ना ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। डॉक्टर ठाकुर जी, प्रणाम आपको। देखिए रूपा जी, मेरा ग्रुप नहीं है, आयुष दर्पण का ही ग्रुप है, जिसमें जो लोग इंटरेक्टिव सेशन में आते हैं उन लोग के लिए कुछ ग्रुप बनाए हैं, जिसमें 500 रुपये पर महीने आपको देना है, तो आप लोग इंटरेक्टिव सेशन में जूम पे आ जाते हैं। तो आप वैद्य नवीन जोशी सर जी से कांटेक्ट करिए, वो आपको बताएंगे। डॉक्टर ठाकुर जी पूछ रहे हैं नाइट लेग्स क्रैम्प, इसमें अगर कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहा है तो यह देने से फायदा होता है। दूसरा क्या होता है कि मल वेगावरोध जन्य पिंडकोद्वेष्टन हो रहा है, पेट साफ अगर करा दिया तो नाइट लेग्स में क्रैम्प सारे वो ठीक हो जाते हैं। मसल्स के लिए भी ना कैल्शियम की जरूरत होती है, हार्ट के पंपिंग के लिए भी कैल्शियम चैनल्स होते हैं। तो इसमें सारे अवस्थाओं में, किसी ने पूछा कि बीपी में दे सकते हैं, बीपी में देना चाहिए, उससे फायदा होता है, क्योंकि कैल्शियम चैनल्स पे इसका इफेक्ट होता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। कैल्शियम ब्रेन के लिए भी चाहिए, मसल्स के लिए भी चाहिए, डाइजेशन के लिए भी वहां पे अगर दिया तो वो बैलेंस करता है। और ये दवाइयां ऐसी हैं कि जो बॉडी को चाहिए वो मिल ले लेती है, और बाकी सारी निकल जाती हैं, इसलिए सेफ मेडिसिन है, आप लोग दे सकते हैं। यह बस होना चाहिए कि ये शुद्ध हुआ रहे, शोधन मारण अच्छे से हुआ रहे, तो ये ज्यादा फायदा करती है। डॉक्टर भावना जी, प्रणाम आपको। डॉक्टर शिखा वर्मा जी, प्रणाम। आप हमारे लेक्चर्स को वायरल करती हैं, डॉक्टर शिखा वर्मा जी, प्रणाम आपको। रूपा जी पूछ रही हैं कि एसोफेजियल वराइसिस में क्या दे सकते हैं। इसोफेजियल वराइसिस में कॉटेज आदि शिलाजतु जो है ना, वह ज्यादा फायदा करता है। फिर वरांगक क्षार अच्छा काम करता है। फिर ये काम करता है, वरांगक क्षार, कॉटेज आदि शिलाजतु, ताप्यादि लौ, दाढ़िमा वलय, यह सब ज्यादा काम करता है। शंख भस्म वहां काम करेगा अगर अम्ल पित्त की जैसे संप्राप्ति हो रही है, वहां पे अल्सरेशन हो रहा है, उसमें काम करेगा। इसोफेजियल वराइसिस में भी काम करेगा, लेकिन इसका अनुपान जो रहता है वह आप मधुर रसात्मक रखिए, जैसे गुलकंद रखिए, फिर आंवले का मुरब्बा रखिए, ताकि वो क्षारता को कम कर दे। या नींबू शरबत के साथ देंगे तो वेराइसिस में हीलिंग करने में जल्दी इजी जाएगा। चेतन शर्मा जी बोल रहे हैं कि इरेगुलर मेंसेस में शंखवटी कैसे काम करता है। इरेगुलर मेंसेस में दीपन पाचन अगर हो गया और वायु का अनुलोमन हुआ, वायु अगर अपान वायु रुका है और उसमें दीपन पाचन अनुलोमन कार्य से हो रहा है, तब ये काम करेगा। हर इरेगुलर मेंसेस में शंखवटी काम करेगा ऐसा नहीं हो सकता। वरुण कुमार जी पूछ रहे हैं कि ब्लड प्रेशर के मरीज में कैसे संप्राप्ति बनाएंगे। तो इसमें ना रक्त पित्त जैसे संप्राप्ति होती है, मैं उस पर एक लेक्चर लेने वाला हूँ, फिर मैं बताऊंगा। निशा जोशी जी बोल रही हैं जय सोमनाथ, आपको भी जय सोमनाथ। भगवान सोमनाथ जी हम सबको आशीर्वाद दें, ऐसा हम लोग प्रार्थना करते हैं। और शंकर भगवान को वैद्यों का नाथ, वैद्यनाथ भगवान बोलते हैं, तो हम लोग ना उनकी आराधना करते हैं। और जितना अपना यह बना है, रस शास्त्र बना है, सब शिव जी की स्तुति करके, शिव का ही शुक्र है जो पारद है, तो शिव जी की पूजा करके ही सब चीज होता है, और उन्हीं का नाम है सोमनाथ। तो इसलिए आप हमेशा जब निशा जी बोलती है ना जय सोमनाथ, तो मुझे शिव जी की याद आ जाती है। थैंक यू, आप ऐसे ही बोला करिए शिव जी का नाम। हेमलता जी बोल रही हैं कि शंखवटी कैन बी यूज, कहाँ शंखवटी तो यूज कर सकते हैं ना, शंख भस्म अलग है, शंखवटी अलग है। गौतम चौबे जी बोल रहे हैं कि कैल्शियम सप्लीमेंट देना सही रहेगा या शंख भस्म। सबसे सेफ शंख भस्म देना सही रहेगा, कैल्शियम सप्लीमेंट से ज्यादा शंख भस्म अच्छा है। प्रवाल पंचामृत की गोलियां आती हैं, मौक्तिक युक्त भी आती हैं, सादी भी आती हैं, तो आप वो देंगे तो ज्यादा फायदा होगा। रूपा जी बोल रही है थैंक यू, आपको भी थैंक यू। योगेश जी बोल रहे हैं शंख डोज, मैंने बताया कि 1 से 4 रत्ती, वैद्य लोग 4 से 8 रत्ती पर भी तक भी देते हैं। कमलेश जी, प्रणाम आपको। तो मैं अभी लेक्चर बंद करता हूँ, अब हम लोग 9:15 बजे मिलेंगे। और आप लोग को कोई क्वेश्चन है तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ, जब मैं फ्री रहूंगा तब मैं आप लोगों को आपके क्वेश्चंस का समाधान कर दूंगा। आप लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग का इतना कॉन्फिडेंस देख के मुझे इतना जोश आता है कि मैं आप लोगों को और अच्छा आगे बढ़ा के लेके जाऊं। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, बहुत अच्छा होगा, आपका और मेरा सबका अच्छा होगा। वरुण कुमार जी, प्रणाम आपको, नमस्ते। मैं लेक्चर बंद करता हूँ, फिर मिलते हैं हम लोग।